Knowledge conquers all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों हम पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि जो इतिहासकार हैं वो प्राचीन सभ्यता के बारे में जो होती है वो कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या सोर्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और जो विदेशी लोग आते जाते थे, ठीक है, उनके द्वारा हमें ये पता चलता था कि जो उस समय प्राचीन सभ्यता या प्राचीन साम्राज्य जो था वो कैसे चलता था। ठीक है, फिर बच्चों हमने वहां पे जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर ये देखने की कोशिश करी थी जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, यानी पितृवांशिक व्यवस्था के बारे में हमने जाना था। फिर हमने गोत्र व्यवस्था पढ़ी थी, आखिरकार वो क्या थी, क्या गोत्र में एक ही गोत्र के लोग एक गोत्र में विवाह कर सकते थे, वो मान्य होता था या नहीं, इसके बारे में जाना था। फिर हमने बच्चों वहां के जो विवाह होते थे उनके क्या नियम होते थे उनके बारे में जाना था। एंड जो विवाह होते थे वो 8 प्रकार के थे बच्चों। ठीक है, जिसके अंदर 4 जो प्रकार के विवाह थे वो उत्कीर्ण विवाह यानी अच्छे प्रकार के विवाह माने जाते थे, और 4 प्रकार के विवाह थे वो गलत प्रकार के विवाह माने जाते थे। और इसके अंदर हमने जो सातवाहन शासक थे उनका जो अभिलेख था उसका अध्ययन किया था, जिसके अंदर बच्चों हमने ये जाना था कि क्या जो महिलाएं थी उस समय वो महत्वपूर्ण थी, यानी कि क्या मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हमें वहां पे देखने को मिलती थी, इसके बारे में हमने जाना था। एंड हमने ये भी जाना था कि जो माताएं थी वहां पे महिलाएं थी वो महत्वपूर्ण थी, और साथ में हमने जो महिलाओं की क्या भूमिका थी वो जाना था। ठीक है, और आज बच्चों हम इसके जो पार्ट 2 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग का, इसके अंदर हम वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को किस आधार पर बनाया गया था, उनके क्या कार्य होते थे। फिर बच्चों हम चंडालों के बारे में पढ़ेंगे कि चंडाल कौन होते थे। फिर हम जाति व्यवस्था के आधार जाति व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम धीरे धीरे इसका अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना बच्चों, हाँ, जो बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, समाज में विभिन्नताएं, यानी कि जो समाज था उसमें कुछ विषमताएं देखने को मिलती थी, वो क्या थी और किन कारणों के आधार पर वो जो विषमताएं हैं वो देखने को मिलती थी, इसके बारे में बच्चों हम काफी अच्छे से विस्तार करेंगे। ठीक है, यानी कि जो 4 वर्णों के लिए जो 4 वर्ण बच्चों बताए गए थे वो किसके अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं हमें, धर्मसूत्रों, यानी कि धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण जो होते थे हमें वो देखने को मिलते थे। और 4 वर्ण क्या थे, पहला था बच्चों ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। जो ब्राह्मण व्यवस्था थी बच्चों उसके आधार पर ये 4 वर्णों को विभाजित किया गया था। ठीक है, और ये जो 4 वर्ण विभाजित किए गए थे ना, इसके कार्य सबके अपने अलग अलग थे, जो कि कार्यों के आधार पर विभाजन मान सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका के अलग अलग नियम निर्धारित थे, यानी कि जो 4 वर्ण बनाए गए थे ना बच्चों, इसके लिए क्या था, जो 4 वर्ण बनाए गए थे इसके लिए यानी कि जो आदर्श जीविका थी ना उसके लिए अलग अलग क्या थे, नियम जो थे वो निर्धारित किए गए थे बच्चों। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो नियम और उनके जो कर्तव्य निर्धारित किए गए थे
चार वर्णों के अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। तो वो क्या थे इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। यानी कि इसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अध्ययन करना, शिक्षा देना और यज्ञ करना या कराना, दान देना और ग्रहण करना, ये जो काम था बच्चों ना, वो ब्राह्मणों का माना जाता था, ठीक है। क्योंकि ये ऋषि मुनि थे, ये यज्ञ करवाते थे, ठीक है। ये अपना अध्ययन ज्यादा करते थे और जो एजुकेशन होता ना, शिक्षा, उस पर क्या करते थे, उसको देने का काम करते थे, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार जो क्षत्रिय थे, ये क्या करते थे, ये राज्य की सुरक्षा के लिए सेना के रूप में काम करते थे, सेना तैनात करते थे, शासक के रूप में काम करते थे, ठीक है बच्चों। यानी कि इनका जो काम था वो प्रजा की रक्षा करना, ठीक है, शासन चलाना, और शासन के अंदर अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय देना, ये इनका काम होता था बच्चों, ठीक है। जो क्षत्रिय थे, ठीक है। और फिर जो बच्चों हमारे क्या था, तीसरा पॉइंट, यानी कि जो वैश्य थे, इनका काम क्या होता था, पशुपालन करना, व्यापार करना और कृषि करना, ठीक है। ये इनके कार्य माने जाते थे, ठीक बच्चों। जो वैश्य होते थे, ये इनके कार्य होते थे, ठीक है। और जो शूद्र होते थे, इनका जो बच्चों कार्य होता था, इस तीन वर्ण है, यानी वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनकी सेवा करना शूद्रों का कार्य माना जाता था, ठीक है बच्चों। काफी बढ़िया से मैंने समझा दिया होगा। जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर चार वर्णों को कैसे डिवाइड किया गया था, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, यानी कि वर्ण व्यवस्था और सामाजिक प्रतिष्ठा। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ कैसे जोड़ने का काम किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा, इसके बारे में हम जानेंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि वर्ण व्यवस्था को समाज में, यानी जो समाज था उसके अंदर वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए और स्थिर बनाए रखने के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा को विशेष रूप से किससे जोड़ा गया बच्चों, जन्म से जोड़ा गया, ठीक है। किससे जोड़ा गया, जन्म से जोड़ा गया था, ठीक है। फिर जो ब्राह्मण जो होते थे ना, वो वर्ण व्यवस्था को देवीय व्यवस्था मानते थे। यानी कि जो इसको प्रतिष्ठा से इन्होंने जोड़ने के लिए क्या किया, जो वर्ण व्यवस्था थी ना, इसको देवीय व्यवस्था के साथ इन्होंने जोड़ा। जो ब्राह्मण शासकों को ये उपदेश देते कि ये जो ब्राह्मण जो शासक थे, उनको क्या कहते थे, उपदेश देते थे कि शासक इस व्यवस्था के नियमों का पालन करें। यानी जो ब्राह्मण जो शासक थे, वो क्या करते थे, जो कोई राज्य उसका शासक होता था, उसको क्या करते थे, उपदेश देते थे, ठीक है, कि जो ये वर्ण व्यवस्था है इसके नियमों का क्या करें, पालन करें अपने समाज के अंदर, ठीक है। फिर बच्चों ये जो व्यवस्था थी ना, ये सामाजिक प्रतिष्ठा को जन्म से जोड़ने का प्रयास किया गया। यानी कि जो ये व्यवस्था थी बच्चों, इसको क्या किया गया, जन्म से जोड़ने का प्रयास किया गया था, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम जो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो क्या है, यानी चार वर्णों के परे अधीन, यानी जो चार वर्ण थे ये तो इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो कार्य करते थे, उनको ना चार वर्ण जो थे उनके अंदर नहीं शामिल किया गया, उसके बाहर रखा गया उनके। आखिर वो कौन लोग थे, इसके अंदर हम वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ कार्यों को जो ब्राह्मणीय व्यवस्था है ना उसमें दूषित यानी अपवित्र माना जाता था, ठीक है। और उन्हें करने वाले लोगों को सामाजिक व्यवस्था में बहुत निम्न स्थान दिया गया। यानी कि बच्चों जो व्यक्ति थे कुछ, ठीक है, उन्हें क्या किया गया, जो जो ब्राह्मण व्यवस्था है ना, उसने क्या किया, जो कार्यों के आधार पर कुछ कार्यों को इसने अच्छा माना यानी पवित्र माना, और कुछ कार्यों को इसने अपवित्र माना। अब बात करते हैं बच्चों, पवित्र और अपवित्र कार्य होते क्या है, पता तो होना चाहिए पहले आपको। तो जो बच्चों पवित्र जो कार्य होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, जो पवित्र कार्य होते थे ना, वो चार जो वर्ण बनाए गए थे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्हें चार भागों में बांटा गया था। कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। ये चार बांटे गए थे, ठीक है। जो ये चार वर्ण के लोग जो कार्य करते थे ना, वो पवित्र कार्य माना जाता था। और जो चंडाल, यहाँ पे अभी जिक्र होगा मैं बताऊंगा,
कि वो चंडाल क्या थे, वो कौन सा कार्य करते थे और उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, तो चंडालों के द्वारा जो कार्य किया जाता था ना बच्चों, उसको अपवित्र कार्य मानते थे जो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग थे वो। ठीक है, आओ अब हम देखते हैं एक एक पॉइंट करके इसके अंदर क्या था। ठीक है, ब्राह्मणों ने कुछ कार्यों को क्या पवित्र और दूषित माना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि पवित्र कार्य कौन से थे और अपवित्र या दूषित कार्य कौन से थे। विशेष रूप से मृत शरीर से जुड़े कार्यों को दूषित माना या अपवित्र माना जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति मर जाता था, ठीक है, जो उसके शव को जलाने का जो कार्य था वो जो लोग करते थे उन्हें आप पवित्र मानते थे ये लोग। ठीक है, उन्हें अपने से दूर रखने का प्रयास करते थे। और ये जो कार्य करते थे ना, ये जो कार्य होता था मृत शव को जलाना, इसको ये लोग क्या करते थे, अपवित्र कार्य मानते थे बच्चों। ठीक है, ऐसे कार्य करने वाले लोगों को सामाजिक व्यवस्था में बहुत निम्न स्थान दिया जाता था, यानी ये काफी निम्न स्थान पे थे। ठीक है, जो 4 वर्ण थे वो अपने ऊपर थे। ठीक है, उससे भी कुछ नीचे थे और ये जो थे समाज के अंदर काफी नीचे स्थान पे देखने को मिलते हैं। इस सोच के कारण उसके प्रति सामाजिक दूरी और छुआछूत की धारणा विकसित हुई। यानी कि ये जो सोच है पवित्र कार्य और अपवित्र कार्य, ठीक है, ये जो सोच है इसके कारण क्या हुआ ना बच्चों, जो इनकी जो चंडाल थे, ठीक है, इनकी सामाजिक दूरी और छुआछूत की जो धारणा थी वो विकसित हुई। ये हमें उसके बारे में देखने को मिला। इन्हीं दूषित या अपवित्र माने गए कार्यों से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता, चंडालों को, चंडाल उन्हें कहा जाता था। यानी जो व्यक्ति इन अपवित्र को कार्य जो थे उनको करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें बच्चों चंडाल कहा जाता था। अब इस फोटो की साइड देखना, ठीक है, ये जो फोटो है ना एक मृत शरीर है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, जलाने का काम कर रहा है। तो ये जो कार्य है ना ये कैसा है, अपवित्र है। और वो कौन है, ये जो कार्य कर रहा है ना इसको क्या कहा जाता था, इसको बच्चों चंडाल कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे काफी विस्तार से, चंडाल होते क्या थे, इनके क्या कार्य होते थे। यानी कि जो चंडाल थे ना वो शास्त्रों में चंडाल को 4 वर्णों के बाहर माना जाता था। यानी कि बच्चों जो शास्त्र थे हमारे, ठीक है, उसके अंदर जो 4 वर्ण बनाए गए थे, कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो चंडाल थे ये 4 जो वर्ण बनाए गए उनसे बाहर थे। ठीक है, उनसे बाहर देखने को मिलते थे। ठीक है, फिर जो चंडाल होते थे ना इनके जो कार्य हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, कैसे पता चलता था, हमें कैसे पता चला कि जो चंडाल है इनके क्या कार्य थे। कुछ तो सोर्स होगा ना जिसके माध्यम से हमें पता चला कि जो चंडाल थे उनके क्या कार्य थे। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर मनुस्मृति है ना उसके अंदर हमें जो ये देखने को मिला कि जो चंडाल है उनके क्या कार्य होते थे। यानी कि चंडालों को गांव या बस्ती के बाहर रहना होता था। यानी कि जो चंडाल थे उनको गांव या जो बस्ती थी उसके बाहर रहना होता था। ठीक है, उन्हें फेंके हुए बर्तन या टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था। यानी कि बच्चों जो 4 वर्ण मैंने आपको बताया उनके द्वारा जो यूज किए हुए बर्तन थे जो खराब हो जाते थे वो क्या करते थे, फेंक देते थे। और जो फेंके हुए बर्तन होते थे ना ये लोग उनका उपयोग करते थे, चंडाल जो थे वो उनका उपयोग करते थे। ठीक है, वे मृत लोगों से के यानी कि वे मृत लोगों के फटे पुराने या त्यागे हुए कपड़े पहनते। यानी जो व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये मर गया, ठीक है, या तो इसके कपड़े उतार के पहन लेते थे या इसके जो सब पे जो कपड़े उतार के फेंके जाते थे ना उनको उठाकर पहनते थे, उनको उठा के क्या करते थे, पहन लेते थे। उन्हें रात के समय ना गांव या नगर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति थी, यानी कि नहीं थी। यानी कि जो बच्चों चंडाल थे उन्हें रात में क्या करते थे, वो रात में नगर या जो गांव होता था वहां पे उसमें प्रवेश जो करना होता था उसकी अनुमति नहीं थी। ठीक है, उनका जो मुख्य कार्य होता था
मृतकों का अंतिम संस्कार करना। इनका जो मुख्य कार्य था बच्चों, वो क्या माना जाता था? वो माना जाता था मृतकों का जो अंतिम संस्कार है ना, वो करना इनका मुख्य कार्य माना जाता था। इनके साथ क्या होता था? छुआछूत की भावना रखी जाती थी और इन्हें अत्यंत हीन समझा जाता था। ठीक है बच्चों, यानी कि जो गांव या बस्ती के बाहर था, ठीक है, ये देखना सब है, ये इसको क्या करते थे? जलाने का काम करते थे। और ये देखना गांव है, गांव से क्या ये रोड जा रही है, यानी कि ये जो चंडाल होते थे ना, ये गांव के बाहर रहते थे और ये टूटे फूटे बर्तन देखना, ठीक है, ये क्या करते थे? जो चार वर्ण जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक, उनके द्वारा फेंके हुए जो बर्तन होते थे उनका प्रयोग करते थे। और ये जो शव है इसके उतारे हुए कपड़े पहनते थे। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनके सोर्स हैं, यानी कि जो कुछ विदेशी यात्री हैं उन्होंने इनके बारे में बताया, वो क्या बताया है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों, यानी जो चंडालों की जो जानकारी है उसके सोर्स, यानी कि विदेशियों के विवरण से हमें चंडालों और उससे जुड़े समाज की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी कि जो विदेशी यात्री थे ना बच्चों, इनके द्वारा हमें क्या पता चलता है? चंडालों के चंडाल होते हैं और उनसे जुड़े समाज में उनकी स्थिति के बारे में क्या पता हमें पता चलता है इसके द्वारा। जो एक फासियन है, ये कौन है? एक जो ये है ना, ये एक विदेशी यात्री है। ठीक है बच्चों, यानी कि फासियन के अनुसार जो लोग अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाले जो लोग थे माने जाते थे और उन्हें सड़क पर चलते समय करताल यानी छोटी झांझ बजानी पड़ती थी ताकि अन्य लोग उनके आने की सूचना पहले से पा सके और उनसे दूरी बना सके। यानी कि बच्चों, जो हमारा विदेशी यात्री है फासियान, ये बताता है कि जब ये लोग रोड पर निकलते थे तो एक कन्नाल बजाते हुए निकलते थे। जब वो कन्नाल बजाते हुए निकलते थे जो गांव के लोग थे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि जो हमारे चंडाल लोग हैं वो आ रहे हैं, तो वो छुप जाते थे ताकि इनकी परछाई हम पर ना पड़े। उनका ऐसा मानना था अगर इनकी परछाई हम पर पड़ गई तो हमारा जो हम अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, उस समय उन लोगों का ये मानना था। ठीक है, तो बच्चों इसलिए ये क्या करते थे? जो करताल होता था वो बजाते हुए जाते थे। ठीक है, और एक जो और विदेशी यात्री है वो है हवेन सांग। ठीक है, इनका ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो साफ सफाई का काम करने वाले लोगों को शहर के बाहर रहने वाला बताया गया। यानी कि ये बताते हैं कि जो साफ सफाई करते थे ना जो इनको जो नगर या शहर होता था ना उससे बाहर रहने वाला बताया गया, ये ऐसा जिक्र करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखना, ये जो विदेशी यात्री है ये जा रहा था, ठीक है, और ये लोग देखना लाइन से निकल रहे थे। ये देखना करनाल है, ये क्या है? ऐसे करके इसको बजाते हुए जा रहा था, जिससे कि जो समाज के लोग हैं उनको पता चल सके कि ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये देखना, ये जो दूसरा हमारा विदेशी यात्री है, ठीक है, ये जा रहा है, ये क्या देख रहा है? जो साफ सफाई कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या करते थे? ये गांव है, ठीक है, इससे ये बाहर रहते थे, तो इसने ऐसा जिक्र किया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे जातीय व्यवस्था, यानी कि जातीय व्यवस्था क्या थी। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आखिरकार जातीय व्यवस्था जो थी वो काम कैसे करती थी। लेकिन जो अभी तक हमने चंडाल वाला और जो हमने टॉपिक पढ़ा अभी वर्ण व्यवस्था, जिसके अंदर हमने जाना कि जो वर्ण थे उनको चार आधारों पर बांटा गया था। कौन कौन से? तो जो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा हमने पढ़ा था वैश्य, चौथा शूद्र। इनके हमने क्या क्या कार्य होते थे वो जाना। साथ में बच्चों हमने ये जाना कि जो ये निर्धारित कैसे किया गया, या जन्म के आधार पर बच्चों निर्धारित किया गया था। ठीक है, फिर हमने जो एक व्यक्ति होते थे जो जिनके कार्य जो
अपवित्र माने जाते थे, उनको क्या किया जाता था बच्चों, उनको ना जो वर्ण व्यवस्था थी उससे बाहर माना जाता था। वो कौन से कार्य थे जो अपवित्र माने जाते थे? वो थे बच्चों मृत व्यक्ति को जलाना, ठीक है, ये क्या कार्य था, ये अपवित्र कार्य माना जाता था बच्चों, ठीक है। और इसको जो किया करते थे वो थे चंडाल, ठीक है, जिसके बारे में हमने जाना। वो चंडाल क्या कार्य करते थे, चंडाल गांव के बाहर रहते थे, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। तो बच्चों जो कुछ पंक्तियां मैं इसके ऊपर बोलूंगा, 2-4 लाइन है, ठीक है। अब जो कि हमें ना जो भेदभाव हो रहा है इसके ऊपर हमें क्या करता है, जागरूकता प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या लाइन कुछ सुनते हैं, ठीक है। यानी कि ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, जन्म से केवल नाम मिलता है। यानी कि ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, जन्म से क्या मिलता है हमें, केवल नाम मिलता है। इंसान को पहचान उसके कर्म और विचारों से मिलती है। जो इंसान होता है उसको जो कर्म, उसके जो इंसान है उसको पहचान उसके कर्म और विचारों से मिलती है। भेदभाव की दीवार को आगे बढ़ाना सीखो, सच्ची शिक्षा वही है जो दिल में क्या कर दे, करुणा भर देती है, ठीक है बच्चों। यानी कि जो जन्म से ना हम नहीं, जन्म से ऊंचा नीचा क्या मिलता है हमें, सिर्फ नाम मिलता है। हमारी जो पहचान होती है ना बच्चों, वो किससे होती है, हमारे कर्मों से होती है, हमारे विचारों से होती है। इसलिए इस जो भेदभाव को है ना, इसको समाप्त करके हमें अपने कर्मों के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें अपने विचारों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है, ताकि समाज के अंदर जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जा सके, ठीक है बच्चों। चलो अब हम ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो बच्चों है जातीय व्यवस्था। यानी कि जातीय व्यवस्था क्या है, ये हम बच्चों देखते हैं। यानी कि समय के साथ कई ऐसे लोग सामने आए जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था में समा नहीं पाए। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति बचे हैं, ठीक है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर क्या हुए, नहीं आ पाए, ठीक है। इस स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने क्या किया, जाति व्यवस्था को बनाया है। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति बचे होंगे जो भाई ये 4 हमारे वर्ण बताए गए इनके अंदर नहीं आ पाए, तो उनके लिए ना जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था को बनाया। इन जातियों का निर्धारण व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुसार होता था। यानी कि ये जो जातियां बनाई गई थी ना, वो कैसे बनाई गई थी, वो व्यक्ति के कार्यों के अनुसार बनाई गई थी, ठीक है। और समय के साथ साथ इन जातियों की संख्या बढ़ती गई और इनका निर्धारण भी जन्म के अनुसार ही किया गया। यानी कि धीरे धीरे जब लोग कई प्रकार के काम करने लगे तो ये क्या हुआ ना, जो जातियों की संख्या थी वो बढ़ने लगी। और जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी इसके अंदर 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, वो सीमित थे, वो 4 वर्ण ही थे। लेकिन जो जातियां थी वो अनगिनत होती चली गई, ठीक है बच्चों। इसके अंदर अब देखते हैं कि जो क्या होता है, शिकारी, कौन कौन से लोगों को जातियों के अकॉर्डिंग बांटा गया था। शिकारी, इसका मतलब जो शिकार करते थे वनों के अंदर, ठीक है। निशंद यानी जंगल में रहने वाले लोग। कुमार और स्वर्णकार, ठीक, ऐसे लोग जो उस समय संस्कृत नहीं बोल पाते थे उन्हें म्लेच्छा कहा जाता था, एवं इन्हें ना हीन दृष्टि से क्या करा जाता था, देखा जाता था बच्चों, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि संपत्ति का अधिकार। अब हम बच्चों जानेंगे कि संपत्ति का जो अधिकार था उस समय किन लोगों को प्राप्त था और किन किन आधारों पर जो संपत्ति का अधिकार था बच्चों वो बटा था, वो हमें देखने को मिलता था, ठीक है। अच्छा, जो संपत्ति का अधिकार है ना, उससे अभिप्राय समाज में लोगों के पास जो उपलब्ध संसाधन है ना उससे है। यानी कि जो समाज में व्यक्ति के पास संसाधन है वो क्या है, उनकी संपत्ति है, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास ये क्या है, ये मार्कर है अभी के टाइम मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये संसाधन, ये मेरे लिए क्या है, संपत्ति है, ठीक है। तो ये जो संपत्ति है ना, ये किसके लिए, मेरे लिए संपत्ति है। अगर आपके पास संपत्ति होती है ना तभी तो आपका उस पर अधिकार होगा ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो संपत्ति है उसका विभाजन जो होता था वो किन आधारों पे किया जाता था, ठीक है।
बच्चों जो संपत्ति थे ना, उसका जो विभाजन था वो दो आधारों पे किया जाता था, एक लैंगिक आधार पर और दूसरा वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया जाता था। इसके अंदर बच्चों हम पहले देखेंगे कि लैंगिक आधार पर कैसे संपत्ति जो थी उसका बंटवारा या विभाजन किया जाता था। ठीक है, यानी कि जो पिता की संपत्ति यानी जायदाद पर सभी पुत्रों के बराबर अधिकार था। यानी कि जो पिता की जमीन है ना, उस पर जो सभी पुत्र होते थे ना, उनका क्या होगा, सबका बराबर अधिकार होता था। ठीक है बच्चों, उन पर क्या होता था, सबका बराबर का अधिकार होता था। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र, यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र का मतलब क्या बच्चा, ज्येष्ठ पुत्र इसका क्या मतलब है, जो बड़ा पुत्र होता था, बड़ा पुत्र, यानी कि जो ज्येष्ठ पुत्र का मतलब है जो बड़ा पुत्र, उसको संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलता था। यानी कि जो संपत्ति बराबर की बांटी जाती थी ना भाइयों में, ठीक है, उसके जो पिता है, उसके जो बेटा है, उसके अंदर संपत्ति जब बराबर बांटी जाती थी ना, तो जो बड़ा बेटा होता ना, उसको उस संपत्ति का अधिक भाग दिया जाता था बच्चों। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो पुत्री को संपत्ति में पुत्रों के बराबर हिस्सा नहीं मिलता था या बिल्कुल ही नहीं मिलता था। यानी जो पुत्री थी बच्चों, उसको जो पिता की संपत्ति है उस पर क्या हिस्सा नहीं मिलता था उस समय। ठीक है, वर्तमान में तो मिलता है। ठीक है, मांग सकते हो, डिमांड है यार, मांगो, अधिकार है तुम्हारा। ठीक है, स्त्री को विवाह के दौरान मिले उपहारों और धन को स्त्री धन कहा जाता था और इस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता था। यानी कि कोई महिला है बच्चों, ठीक है, जब उसका विवाह होता है तो वो अपने घर से देखना कुछ सामान लेके आती है। ठीक है, और जो सामान लाती है ना, उसको कहा जाता था स्त्री धन। यानी कि उस धन पर सिर्फ उस महिला का अधिकार है जो अपने वो ससुराल से लाई है, अपने मैके से लाई है, सॉरी मैके से लाई है। ठीक है, तो वर्तमान में ये जो व्यवस्था है वो हमें किसके रूप में देखने को मिलती है, वो हमें दहेज प्रथा के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, वर्तमान में दहेज प्रथा के रूप में एक तरीके से देखने को ही मिलती है। ठीक है, और स्त्री धन पर पति का क्या होता था, कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि जो वो अपने घर से लेके आई है ना, उस पर उसके जो पति है उसका क्या कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, पत्नियों द्वारा गुप्त रूप से धन इकट्ठा करना गलत माना जाता था। यानी कि जो पत्नियां थी उस समय, वो क्या करती थी, जैसे कोई सामान आया 50 का बता देती 100 का, आप रील तो खूब देखते हो आजकल। ठीक है, तो उसके अंदर दिख जाता है, तो वो सामान 50 का होता था, बता 100 का देती थी। तो जिस अकॉर्डिंग 50 रुपए जो उन्होंने जमा किए वो क्या होता था, गुप्त रूप से किए थे ना, तो उस समय जो क्या था मेरे बच्चों, गुप्त रूप से जो धन इकट्ठा करना क्या था, गलत माना जाता था। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो वर्ण के आधार पर संपत्ति का अधिकार कैसा था, वर्ण के आधार पर। यानी बच्चों जो वर्ण के आधार पर संपत्ति का बंटवारे अत्यधिक भिन्नता के साथ, इसमें काफी भिन्नता देखने को मिलती थी बच्चों। ठीक है, इसके अंदर शुद्धों के पास केवल एक ही कार्य था, वह था बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना। यानी जो शूद्र होते थे, जो सबसे नीचे बाहर होंगे, नहीं बाहर है, जो जो वो थे ना शूद्र थे, उनके पास केवल एक ही कार्य था, वो क्या था, वो जो अपने से 3 वर्ण थे उसके ऊपर थे। ठीक है, उनकी क्या करना, सेवा करना था। क्या करना था, सेवा करना था, उनका कार्य था। तो उन्हें क्या ना, जो संपत्ति थी उन्हें मिलती ही नहीं थी। यानी कि शूद्रों के पास केवल एक ही कार्य था, वह था बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। इसलिए अधिकतर वे क्या होते थे, गरीब होते, उनके पास बहुत ही कम भूमि होती थी, क्योंकि उनका एक ही कार्य था, क्या था, 3 जो वर्ण थे उनकी क्या करना, उनके ऊपर 3 वर्ण थे, उनकी क्या करना, सेवा करना, बस उनका एक कार्य था। ठीक है, ब्राह्मणों और क्षत्रिय सबसे धनवान हुआ करते थे। यानी कि जो उस समय वर्ण व्यवस्था के अंदर जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे ना, ये सबसे धनवान हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों की समाज में विशेष स्थिति हुआ करती थी और क्षत्रिय शासन कार्य में लगे होते थे। यानी कि
बच्चों जो ब्राह्मण व्यवस्था थी उसके अंदर जो ब्राह्मण था उनका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य माना जाता, यानी कि यज्ञ करना, शिक्षा देना, अध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करवाना, ये उनके कार्य होते थे जो कि एक समाज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट माने जाते थे। ठीक है, उसी प्रकार जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय होते थे उनका कार्य क्या था? राज्य की सुरक्षा करना, राज्य के लोगों को न्याय देना, ठीक है, राज्य के लोगों के लिए कार्य करना, तो ये उनका कार्य होता था। जिस अकॉर्डिंग ये दोनों जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो काफी धनवान माने जाते थे। और जो वैश्य थे यानी कि जो तीसरे नंबर पे थे, उनके पास अनेक कार्यों का चुनाव, यानी कि उनके जो कार्य होते थे वो अलग अलग हो सकते थे। ठीक है, यानी कि कार्यों के चुनाव का अवसर होता था, पर समाज में उनकी स्थिति उनके कार्यों के अनुसार ही होती थी। यानी कि जो तीसरा स्टेज था यानी वैश्य थे, उनके जो अधिकार कार्य थे, उनके पास अलग अलग कार्य होते थे, उनके जो कार्यों के अनुसार ना उनके पास क्या होती है? संपत्ति होती थी। यानी कि जो मान लो किसान है वो क्या होगा? वो मुख्य रूप से क्या होता था? गरीब होता था। जबकि व्यापारी क्या होता था? वो क्या करता था? किसान से सामान खरीदेगा, दूसरे बाहर के देशों को बेच के मुनाफा कमाएगा, तो वो क्या होगा ना, वो अमीर होगा। ठीक है, यानी कि जबकि व्यापारी अमीर होगा। संपत्ति के मामले में सबसे जो मुश्किल यानी कि सबसे बेकार दशा किसकी थी? तो संपत्ति के मामले में सबसे बेकार दशा थी चंडालों की। इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी और दूसरों के द्वारा में त्यागी गई चीजों का ये क्या करते थे? उस पर निर्भर रहते थे। यानी कि इनके पास संपत्ति के रूप में बहुत ही खराब इनकी व्यवस्था थी। ठीक है, और ये दूसरों के द्वारा त्यागी गई वस्तुओं का ना प्रयोग करते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे क्या जो सभी लोग उस समय थे वो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया करते थे। यानी कि जो ब्राह्मणों के द्वारा नियम बनाए गए थे बच्चों, ठीक है, जैसे वर्ण व्यवस्था, चंडालों का जाति व्यवस्था, क्या सभी लोग जो समाज के थे उन नियमों का पालन करते थे? ऐसा तो नहीं होगा कि सभी लोग नियम का पालन करें। वर्तमान में नहीं करते हो यार हम लोग, ठीक है, हम लोग वर्तमान में नहीं करते हैं सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, तो यहाँ कहाँ पालन करेंगे? तो ऐसा है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवस्था होने के कारण हर जगह ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं माना जाता था। यानी कि प्रत्येक समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी उसको क्या था? नहीं माना जाता। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जो सातवाहन शासक है वो गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते, यानी कि जो गोत्र व्यवस्था थी उसका जो पालन है वो सातवाहन जो शासक है वो नहीं करते थे। ठीक, जो गोत्र व्यवस्था क्या होती थी वो बच्चों मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया है। इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को अपनाया है। यानी कि बच्चों कल मैंने आपको बताया था गोत्र व्यवस्था, ठीक है, इसके अंदर बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई लड़की है उसका विवाह हो जाता है तो वो अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपना लेती थी। ठीक है, लेकिन ये जो हमें कहीं कहीं पे एग्जाम्पल नहीं दिखता है, वो जो शादी हो जाती थी लड़की की तब भी वो अपने पिता का गोत्र ही अपनाती थी। तो ये जो व्यवस्था थी ये एक एग्जाम्पल देती थी कि हर जगह जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम थे वो पालन नहीं हो रहे थे। फिर क्या है? सातवाहन शासकों द्वारा या पत्नी प्रथा को भी माना जाता है। यानी कि जो सातवाहन शासक जो थे उनके द्वारा या पत्नी प्रथा यानी कि पितृवार्षिक व्यवस्था की जगह ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर भी इनका ध्यान होता था, जो कि हमने कल एक अभिलेख दिखाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अंतर विवाह पद्धति को भी अपनाया गया, जिसके अनुसार एक ही गोत्र अथवा जाति से संबंधित लोगों के बीच विवाह किया जाता था। यानी जो दक्षिण भारत था ना बच्चों, उसके अंदर एक ही गोत्र के लोग विवाह कर सकते थे और उसे मान्य माना जाता था। ठीक है, और कल मैंने आपको कुछ विवाह के नियम पढ़ाए थे। ठीक है,
जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एक ही गोत्र के व्यक्ति है ना, वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, और अगर करते हैं तो अमान्य माना जाता है। ये हमें कौन बताता? ये ब्राह्मण व्यवस्था बताती थी, लेकिन इसका भी खंडन होता है। ठीक है, तो कई लोग जो ब्राह्मण व्यवस्था है उनके नियमों का ना पालन नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि समाज में स्त्रियां जो थी, महिलाएं थी, उनका क्या महत्व होता था। ठीक है बच्चों, यानी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे। यानी कि मैंने बच्चों आपको बताया, यहाँ पे हमें जो व्यवस्था मिलती है वो पितृवार्षिक व्यवस्था देखने को मिलती है, और महिलाओं के पास अधिकार क्या होते थे? कम होते थे। उनका बस एक काम होता था, घर के कार्यों को करना। जबकि देश में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर स्त्रियों का समाज जहां पर स्त्रियों का समाज रूप में से सम्मान किया जाता था। यानी कि कई ऐसे भी जो समाज के हमें देखने को मिले जहां पे स्त्रियों का क्या किया जाता था? सम्मान किया जाता था। उन्हें भी कुछ अधिकार मिले थे, जो कि हमने सातवाहन शासक के अभिलेख के अंदर पढ़ा था। सातवाहन शासकों को उनकी माता के नाम से जाना जाता था। जो सातवाहन शासक थे ना बच्चों, उनको अपने पिता के नाम से नहीं जाना जाता था, उनको माता के नाम से जाना जाता था, जो कि हमें मातृ सत्तात्मक व्यवस्था दिखाने को मिलती है इसके माध्यम से। ठीक है, फिर सातवाहन शासकों के दौर में औरतों का भी संपत्ति पर अधिकार हुआ करता था, और वह भी संपत्ति का उपयोग अपने अनुसार किया करती थी बच्चों। इसके बाद जो क्षत्रिय व्यवस्था थी, यानी कि जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे, क्या वो सिर्फ वही राज्यपाट कर सकते थे, वही सेना का काम कर सकते थे? इसके बारे में जानेंगे। यानी कि जो हमारी हेडिंग है, देखना एक बार क्या है, क्या केवल क्षत्रिय ही राजा, क्षत्रिय जो है वही राजा हुआ करते थे? ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए इस व्यवस्था का कैसे खंडन होता था वहां पे। ठीक है, यानी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार केवल क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार था, परंतु वास्तविकता क्या थी? इससे कई अधिक थी। ठीक है, उदाहरण देखो का, जो उस समय जो ब्राह्मण व्यवस्था थी उसके अंदर केवल जो क्षत्रिय थे वो ही राजा बन सकते थे। ठीक है, उन्हें ही राजा बनने का अधिकार था। लेकिन एक समय कई ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जो कई राजा ऐसे बने जो कि क्षत्रिय नहीं थे, राजा बने थे। वो किस आधार पर बने थे, इसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये पाठ का हमने जो आपको इसमें जो बताया चंद्रगुप्त मौर्य, ये बच्चों मैंने आपको पार्ट 2 में बताया है, जो हमारा क्लास 12 का अध्याय नंबर 2 है, उसके अंदर मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से बताया है। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। यानी कि जो बौद्ध और जैन ग्रंथ थे ना, इनके अनुसार तो ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो कौन से थे? क्षत्रिय थे। जबकि ब्राह्मणों के अनुसार इन्हें निम्न कुल के माना जाता था, इन्हें निम्न कुल का माना जाता था। अगर इस स्थिति में ब्राह्मणों की बात को सही माना जाए तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बना करते थे, बल्कि अन्य कुल के लोग भी राजा बना करते थे। यानी कि जो ब्राह्मणीय लोग ये बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये निम्न कोटि के थे, यानी निम्न कुल के थे। ठीक है, फिर भी वो राजा बने। ठीक है, अगर हम ये देख लें तो इसका एक हमारे पास निष्कर्ष निकल के आता था कि जो उस समय क्षत्रिय होते थे वही राजा नहीं होते थे, बाकी लोग भी राजा बन सकते थे। ठीक है, फिर एक शक शासक, ये मध्य एशिया से भारत में आए थे और भारत में शासन स्थापित किया। ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से। इन्हें खानवा दोष, यानी कि इन्हें खानवा दोष कहा जाता था। खानवा दोष का मतलब क्या है? यानी खानवा दोष उस व्यक्ति को कहा जाता था जो खाने की खोज में क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह घूमता या फिरता रहता है। ठीक है, शक शासक भी क्या थे? ये निम्न कुल के थे, परंतु इन्होंने भी ये राजा बने थे। ठीक है, जो कि ये बताता है कि सिर्फ क्षत्रिय राजा नहीं हुआ करते थे। और दो एग्जाम्पल मैंने आपको और दिए हैं, देख लो। सुक और कर्ण, यानी ये मौर्य के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इन्हें ब्राह्मण माना जाता था और ये भी आगे जाकर क्या बने? शासक बने।
फिर एक सातवाहन शासक जो था, इसका एग्जाम्पल है, सातवाहन शासक स्वयं को एक ऐसा अनूठा ब्राह्मण कहते थे जो कि क्षत्रियों का हनन करते थे। यानी कि ये अपने आप को ऐसा ब्राह्मण कहते थे जो कि क्या करता था, क्षत्रिय जो होते थे उनका हनन करने का काम करता था। ये अपने आप से खुद बताते हैं, ठीक है। तो इस कथन के अनुसार सातवाहन शासक ब्राह्मण थे एवं फिर भी वह क्या थे, राजा बने। बच्चों ये चार जो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए, तो फाइनली इसका क्या निष्कर्ष निकलता है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बना करते थे, बल्कि अन्य वर्णों के लोग भी राजा हुआ करते थे। बच्चों हमने जब ये चार एग्जाम्पल देख लिए, इसके एक निष्कर्ष निकलता है कि जो वर्ण व्यवस्था के अंदर हमें बताया गया कि क्या क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बना करते थे, ऐसा नहीं है बच्चों। क्षत्रिय के अलावा अन्य जो कुल के लोग हैं वो भी राजा बना करते थे। वो अपनी कार्य क्षमता, वो अपनी कुशलता के आधार पर बना करते थे, ठीक है। फिर बच्चों हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक विषमता का कारण, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार हमें क्या क्या विषमताएं समाज के अंदर देखने को मिलती थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के मुख्य जो ग्रंथ है वो कौन सा है, सुत्त पिटक। कौन सा ग्रंथ है, सुत्त पिटक। शुरुआत में मानव पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, यानी कि बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार, ठीक है, इसकी विषमता बताई गई है, ठीक है। शुरुआत जो थी, जो उसमें क्या था, मानवता पूरी तरह क्या हुआ था, विकसित नहीं हुआ था। इसी वजह से वह प्रकृति से सिर्फ उतना ही ग्रहण करता था जितनी उसे एक समय में आवश्यकता होती थी। यानी कि बच्चों जब प्राचीन समय था ना, तो जो व्यक्ति होते थे वो प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी उन्हें आवश्यकता थी। लेकिन बच्चों आज के समय में अगर हम देखते हैं, ठीक है, आज के समय में हमें देखते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा प्रकृति से लेने का प्रयास करते हैं, जिसका कारण हमें बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। देख लो, वर्तमान में देख लो ना, जो मनुष्य है उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाई है, काफी वृक्ष काटे हैं, ठीक है, जंगल जंगल निपटा दिए थे, ठीक है। और समय के साथ साथ यह व्यवस्था क्या हुई, बदली, और मनुष्य लालची और कपटी हो गया और सभी संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। यानी कि धीरे धीरे जब जो मनुष्य था वो जागरूक हुआ, उसके अंदर लालच और कपटीपन आ गया, जिसके अनुसार वो क्या हुआ, धीरे धीरे संसाधनों पर कब्जा करने लगा था, ठीक है। इस स्थिति को देखते हुए उस समय के लोगों ने विचार किया कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो सही बातों पर क्रोधित हो और ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो समाज में बुराइयां फैला सकते हैं। तो इन्होंने एक फैसला किया कि क्या हम एक ऐसे जो व्यक्ति है उसको चुन सकते हैं जो कि कोई अगर अन्याय, कोई गलत काम कर रहा है जिसको सजा दे सके, ठीक है। और उसके इस कार्य के बदले उसे चावल का अंश देंगे। यानी जो हमारे लिए एक व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा उसको हम कर के रूप में क्या देंगे, चावल के अंश देंगे। यानी कि जो राजा होता था वो क्या करता था, वो संसाधनों की देखरेख करता था, ठीक है। जो उसके बदले जो जनता थी उन्हें क्या देती थी, वो टैक्स देती थी। कैसे देती थी, चावल के अंश के रूप में। चावल के अंश का अर्थ है राजा को दिया जाने वाला कर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है ना बच्चों,
हाँ बच्चों, जो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और इस चैप्टर को बच्चों हमने 2 पार्ट में पूरा किया है। पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे और जो पार्ट 2 है ये बच्चों आपका लास्ट पार्ट होने वाला इस चैप्टर का, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था बच्चों उसके अंदर हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था और अभी जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर के अंदर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने ये जाना था कि जो हमने महाभारत का इंट्रोडक्शन के रूप में देखा था, ठीक है। फिर हमने वहां पे गोत्र व्यवस्था की बात की थी। फिर हमने महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में बात करी। फिर हमने जो गोत्र व्यवस्था के अंदर कुछ विवाह के नियम होते थे निर्धारित उनके बारे में बात करी। साथ में हमने ये बात करी थी कि कौन कौन से विवाह के प्रकार होते थे, ठीक है। और जो कुछ विवाह के प्रकार आपकी बुक में दे रखे हैं जैसे बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, ठीक है, एंड बहिर्जाति विवाह, अंतर जातीय विवाह, ये आपकी जो बुक में कुछ दे रखे हैं साइड में देखना आप, तो इनके बारे में हमने जाना था। फिर हमने ये देखा था कि क्या जो उस समय महिलाएं थी या जो माताएं थी वो महत्वपूर्ण थी और उनका समाज के अंदर क्या योगदान था, इसके बारे में जाना बच्चों था। जो हमारा जो अभी हमने जो पार्ट 2 है इसके अंदर जो बच्चों हमने पढ़ा है वो हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना। हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको 4 भागों में कैसे डिवाइड किया गया, उनके क्या कार्य थे और जो चंडाल थे उनकी क्या स्थिति थी। और हमने ये भी जाना कि कौन से कार्य पवित्र माने जाते थे और कौन से जो कार्य हैं वो अपवित्र माने जाते थे। एंड इसके साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की बच्चों कि उस समय जातीय व्यवस्था थी वो कैसे काम करती थी, क्यों बनाया गया था। और साथ में हमने ये भी जाना था कि संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसे उसको विभाजित किया गया। एंड इसके बारे में हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि क्या जो क्षत्रिय थे उस समय क्या केवल वही राजा बन सकते थे या कोई अलग व्यक्ति भी राजा बन सकता था। और लास्ट में हमने बच्चों ये देखने की कोशिश करी कि जो ब्राह्मण है क्या जो उनके द्वारा नियम बनाए गए हैं वो समाज के सभी लोगों के द्वारा पालन किए जा रहे थे या नहीं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है।